आज की मेरी वीडियो इंग्लिश लर्निंग के हवाले से बनने वाली सबसे पहली मगर सबसे आखिरी वीडियो भी होगी। सबसे पहली और सबसे आखिरी क्यों होगी इसका जवाब तो आपको वीडियो के अंदर मिल जाएगा, लेकिन इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी वो पर्सनल, वो यूनिक और वो सिंपल सी टेक्निक शेयर करने जा रहा हूं दैट विल मेक लर्निंग इंग्लिश सुपर इजी फॉर यू। बिकॉज ये वो टेक्निक्स हैं जिनसे की मदद से मैंने खुद उस वक्त इंग्लिश सीखी थी जब मैं एक महज 7th ग्रेड स्टूडेंट था, 7th क्लास का स्टूडेंट था, और वो भी पंजाब के गवर्नमेंट स्कूल में, जहां पर इनफैक्ट 6ठी जमात से इंग्लिश का सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू किया जाता है। Now you just can imagine कि जहां पर 6ठी जमात से इंग्लिश का सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू किया जाए, वहां पर इंग्लिश एक्सेंट या इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन तो बहुत दूर की बात है। जो उर्दू प्रोनाउंसिएशन होती है वही नहीं सही हो पाती। जिन लोगों की उर्दू प्रोनाउंसिएशन या उर्दू एक्सेंट ठीक भी होता है वो भी इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। यू माइट हैव नोटिस्ड कि कई बार जब मैं आपके साथ वीडियो में बात करता हूँ तो मेरे मुंह से ऐसे अल्फाज निकलते हैं उर्दू के जिनके ऊपर आपको पंजाबी का इन्फ्लुएंस या टच महसूस होता होगा। बट इस सब के बावजूद, विदाउट टेकिंग द हेल्प ऑफ एनीवन, विदाउट ज्वाइनिंग एनी इंग्लिश इंस्टीट्यूट, मैंने खुद से इंग्लिश को सीखना शुरू किया, उसको इंप्रूव करना शुरू किया। एंड आई थिंक 5 or 7 months के अंदर ही आई वॉज एबल टू अंडरस्टैंड एटलीस्ट द बेसिक कन्वर्सेशन इन इंग्लिश। आई वॉज एबल टू स्पीक सम गुड सेंटेंसेस विदाउट कमिटिंग एनी मिस्टेक इन इंग्लिश। और इसी तरीके से मैं कोई स्टोरी या पैराग्राफ बड़ी आसानी से विदाउट कमिटिंग एनी मिस्टेक लिख लिया करता था, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज टेक्निक्स। बिकॉज ये जो टेक्निक्स हैं ये दे आर लाइक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए इसी तरीके से चलना पड़ता है। बिकॉज जैसे एक बिल्डिंग जब आप खड़ी करते हो तो पहले उसकी एक फाउंडेशन बनानी पड़ती है, एक बुनियाद रखनी पड़ती है। देन यू बिल्ड अप ए स्ट्रक्चर, और फिर उस स्ट्रक्चर के बाद आप उसको रिफाइन करते हो, उसकी फिनिशिंग करते हो। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो टेक्निक्स हैं, ये छोटी छोटी एक्टिविटीज की सूरत में पहले आप एक फाउंडेशन बनाते हो, देन फिर आप उसका उन्हीं टेक्निक्स को इंप्रूव करते हुए एक स्ट्रक्चर खड़ा करने की कोशिश करते हो, फिर उन्हीं टेक्निक्स के ऊपर काम करके उस लैंग्वेज को रिफाइन करने की कोशिश करते हो और एडवांस लेवल पर जाते हो, एंड देन यू बिकम प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश लैंग्वेज। बिकॉज ये जो टेक्निक्स हैं ये इतना एक एंजॉयबल प्रोसेस बना देती हैं, क्योंकि इसमें आपको किसी किस्म की कन्वेंशनल तरीके से ग्रामर नहीं पढ़नी पड़ती, कन्वेंशनल तरीके से आपको कोई वोकैबुलरी बिल्डअप नहीं करनी पड़ती, और किसी कन्वेंशनल तरीके से कोई राइटिंग प्रोसेस या स्पीकिंग प्रोसेस नहीं करना पड़ता। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी नॉट ओनली इंफॉर्मेटिव फॉर यू, बल्कि ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक एंजॉयबल लर्निंग प्रोसेस आपके लिए बनने जा रहा है। तो सबसे पहले इंग्लिश लर्निंग के हवाले से ये मेरी पहली वीडियो तो है ही, लेकिन ये आखिरी वीडियो क्यों है? तो इसका जवाब ये है कि जो लोग मुझे बहुत पर्सनली जानते हैं या जर्नली जानते हैं या जिन्होंने मेरा प्रोफाइल चेक किया है, या ऑल दोज हु हैव बीन माय स्टूडेंट्स इन वन वे और द अदर, वो मुझे अक्सर एडवाइस करते हैं, मुझे रिक्वेस्ट करते हैं, समटाइम बहुत सख्ती से ये कहते हैं कि व्हाई डोंट यू मेक अ चैनल इन इंग्लिश फॉर योर स्टूडेंट्स। क्यों नहीं बनाते? जबकि आप फॉर अबाउट 2 decades इंग्लिश किसी न किसी कैपेसिटी में पढ़ाते रहे हैं। लिटरेचर, लैंग्वेज, आइल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, और इवन ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक CSS, इसका एक सब्जेक्ट इंग्लिश में मैं पढ़ा रहा हूँ फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो व्हाई डोंट आई मेक अ चैनल इन इंग्लिश? उसका जवाब ये है कि सबसे पहले आई एम रियली थैंकफुल टू यू ऑल फॉर दिस काइंड ऑफ सजेशन। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जहां पर मैंने इतना अर्सा लोगों को पढ़ाया, सिखाया, तो वहां पर मैंने खुद भी बहुत कुछ सीखा। एक क्लासरूम लर्निंग से लेकर एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग रूम तक, एक 18 साल के नौजवान से लेकर एक 50+ ईयर के एज के लोगों को जहां मैंने टीच किया, ट्रेन किया, तो वहां पर मैंने ये महसूस किया कि एकेडमिक सब्जेक्ट्स या स्किल्स से ज़्यादा अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो एक ऐसे नॉलेज, एक ऐसे स्किल की ज़रूरत है जिससे लोग अपनी पर्सनैलिटी को इंप्रूव कर सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी के अंदर वो स्ट्रेंथ, वो पावर, वो कॉन्फिडेंस ला सकते हैं, जिससे वो लाइफ के जो चैलेंजेस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको फेस कर सकें। बिकॉज आई हैव सीन दैट इस पूरे ट्रेनिंग के दौरान, इन पूरे डेकेड्स के दौरान मैंने ये ऑब्जर्व किया कि एकेडमिक नॉलेज या प्रोफेशनल नॉलेज स्किल तो है, लेकिन एसेंशियल लाइफ स्किल्स ना होने की वजह से लोग अपनी प्रॉब्लम्स को ही नहीं समझ पाते, उन्हीं प्रॉब्लम्स में उलझ कर रह जाते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि उन ट्रेनिंग्स के दौरान they were more interested knowing about these kind of things, यानी वो सब्जेक्ट के बारे में जानने से ज़्यादा इस चीज़ में इंटरेस्टेड होते थे कि मैं उनको कुछ ऐसी टेक्निक्स बताऊं, कुछ ऐसी चीज़ें बताऊं जिनसे उनकी जो लाइफ प्रॉब्लम्स हैं उनको वो फेस कर सकें, वो अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव कर सकें, वो अपने कॉन्फिडेंस को इंप्रूव कर सकें, वो अपनी सेल्फ स्टीम को इंप्रूव कर सकें, वो अपनी हैबिट्स को चेंज कर सकें। और चूँकि मेरा इंटरेस्ट भी इसके अंदर था, बहुत शौक से मैंने खुद बहुत पढ़ा था अपने आप को इंप्रूव करने के लिए, ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर, सक्सेस साइकोलॉजी, माइंडसेट, कम्युनिकेशन, प्रोडक्टिविटी, फिलॉसफी, रिलीजन, ये सारी चीज़ें जब मैंने पढ़ी थी, सीखी थी, खुद को इंप्रूव किया था, तो आई थॉट कि मुझे यहाँ से खुद को भी एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना है, एंड व्हाई नॉट आई टीच दीज काइंड ऑफ थिंग्स टू दीज पीपल, ताकि वो भी अपनी पर्सनालिटी के अंदर वो इंप्रूवमेंट ला सकें, वो कॉन्फिडेंस ला सकें और खुद को नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकें। सो इस पूरे कैरियर के दौरान जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व की कि इंग्लिश को पढ़ाने वाले, मुझसे ज़्यादा अच्छे पढ़ाने वाले तो बहुत से लोग मिल जाएंगे, लेकिन इस तरह की चीज़ें पढ़ाने वाले बहुत कम लोग हैं, और पर्टिकुलरली हमारे कंट्री के अंदर इस प्लेटफॉर्म के, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत कम लोग मौजूद हैं। एंड व्हेन आई हैव लर्न्ड ऑल दीज थिंग्स,
And when I have taken my life to the next level, why should not I help the people जिसकी ज़्यादा ज़रूरत है? So I really enjoy teaching these kind of things, and now onward, this is my vision and this is my mission, जिसको मैं बहुत enjoy करता हूँ. हाँ, इंग्लिश के हवाले से पहले भी मैं बहुत से लोगों को जो सीरियस लोग होते थे, कमिटेड होते थे, उनको पर्सनल कोचिंग देता था, आज भी देता हूँ. But professionally, now I'm more focused on this particular activity, at least इस चैनल की हद तक. So I hope you understand कि why I'm more focused on this particular activity on my YouTube channel. तो सबसे पहले, if you really want to learn and improve English easily and quickly, तो 3 चीज़ों को आपको अपने दिमाग से फौरन निकालना पड़ेगा, बिकॉज ये ना तो आपको सीखने देंगी, ना ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस आने देंगी. एंड आई कॉल देम PAF. ये PAF क्या है मैं आगे चल के बताता हूँ. और इसके साथ साथ 3 चीज़ों को अपने ज़िंदगी में लाना पड़ेगा, उनको अपनी आदत बनाना पड़ेगा. एंड आई कॉल देम 3 T's. मैंने बचपन में बिल्कुल इसी तरीके से इंग्लिश सीखी थी. उस वक्त किसी ने समझाया नहीं था, बताया नहीं था, सिखाया नहीं था. एंड थैंक्स गॉड आज की तरह उस वक्त इन्फॉर्मेशन की जो इतना ओवरफ्लो नहीं होता था जैसे इंटरनेट के ऊपर आज है, क्योंकि जब आप इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा आपके पास होती है तो यू कैन नॉट फोकस ऑन वन थिंग. आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता, आप कन्फ्यूजन का शिकार होते हो, आप फियर का शिकार हो जाते हो. तो चूंकि इन्फॉर्मेशन का इतना ओवरफ्लो नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था, तो अकेले बैठ जाते थे, खुद से सोचते थे और इस तरह की टेक्निक्स निकाल लेते थे. और आज भी मैं ऐसे ही करता हूँ. I do not have every information. I don't try to collect every type of information. I just focus on the essential information. So इस स्टेज के ऊपर आपको सबसे पहला काम ये करना है कि अपने ज़हन से इन 3 चीज़ों को निकालना है. और वैसे भी ये इस स्टेज के ऊपर जो कि फाउंडेशन स्टेज है, बहुत ही इलॉजिकल और बहुत स्टूपिड बात है अगर आप इन चीज़ों के ऊपर फोकस करोगे. तो वो 3 चीज़ें क्या हैं? नंबर 1 परफेक्शन, नंबर 2 एक्यूरेसी एंड नंबर 3 फ्लुएंसी. देखो, जब आपको लैंग्वेज सीखनी है ना, तो आपको बिल्कुल अपने बचपन में जाना पड़ेगा, एक नेचुरल वे की तरफ जाना पड़ेगा. आपको याद करना पड़ेगा कि बचपन में आपने लैंग्वेज कैसे सीखी थी. आपके लिए लैंग्वेज सीखना एक फन था, एक खेल था. माँ एक लफ्ज़ बोलती थी, वो आपके कानों के लिए एक साउंड था, और वो इस अंदाज से बोलती थी, इस लाड और प्यार से, फेशियल एक्सप्रेशन से, कि आपके लिए वो खेल था और आप उसको जस्ट कॉपी करने की कोशिश करते थे. सो नाउ अगर आपको अपना बचपन याद नहीं है तो आप किसी भी बच्चे को देख सकते हो, जब माँ उसको बोलना सिखा रही है तो बच्चे के लिए वो खेल होता है. माँ एक लफ्ज़ बोलती है इतने खूबसूरत एक्सप्रेशन के साथ, इतने प्यार के साथ, लाड के साथ, कि बच्चा उसको खेल खेल में कॉपी करने की कोशिश करता है. जस्ट 1 साउंड 1 वर्ड एट अ टाइम, दैट्स इट. इसके अलावा और कुछ नहीं होता. नाउ अब देखो लिंग्विस्ट्स क्या कहते हैं. वो कहते हैं कि किसी भी लैंग्वेज को बेसिकली समझने और बोलने के लिए आपको 500 से 1000 के करीब वो वर्ड्स चाहिए जो बहुत ज़्यादा कॉमनली और एक्टिवली यूज होते हैं. मिसाल के तौर पर सर्वाइवल के लिए आपको तकरीबन 250 के करीब वर्ड्स चाहिए. जैसे कि अगर आपको भूख लगी है तो ईट, फूड या हंग्री जैसे वर्ड्स आने चाहिए, और प्यास अगर लगी है तो आपको ड्रिंक या वाटर जैसे वर्ड्स आने चाहिए. तो इस बेसिक सर्वाइवल है वो आपका मुमकिन हो सकता है, आप सर्वाइव कर सकते हो. और वर्किंग कम्युनिकेशन के लिए आपको तकरीबन 750 के करीब वर्ड्स चाहिए, जिससे आप बड़ी आसानी से, यानी अगर आपके पास ये 1000 वर्ड्स आ जाते हैं तो आपके लिए सर्वाइवल या बेसिक कम्युनिकेशन करना बहुत आसान हो सकता है. और जो बेसिक फ्लुएंसी है उसके लिए आपको तकरीबन 2000 से 2500 के करीब वर्ड्स चाहिए. ना यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ समझनी है. बहुत से लोग फ्लुएंसी के बारे में बहुत कंफ्यूज रहते हैं. जैसे कि मेरे बहुत से अच्छे स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छा बोल लेते हैं. व्हेन दे कम टू मी दे से कि सर आई कैन अंडरस्टैंड एंड आई कैन स्पीक इजीली एंड कॉन्फिडेंटली, बट द प्रॉब्लम इज आई एम नॉट दैट मच फ्लुएंट जैसे कि मुझे होना चाहिए. तो मैं कहता हूँ ये क्या है? ये फ्लुएंसी ही तो है. फ्लुएंसी डज नॉट मीन स्पीड ऑफ द लैंग्वेज. फ्लुएंसी का मतलब है कि हाउ स्मूथली एंड इजीली यू कैन से, यू कैन टॉक, अपनी बात अपनी कर सकते हो. सो बेसिकली, और वैसे भी स्टेज के ऊपर आपको फ्लुएंसी नहीं चाहिए. माँ जब आपको सिखाती है तो पहले एक वर्ड बोलना सिखाती है. इसी तरह स्कूल में जब आप जाते हैं तो टीचर आपको पहले फ्लुएंसी नहीं सिखाते, वो किसी भी वर्ड को समझना और उसको बोलना सिखाते हैं. सो इफ़ यू हैव फॉर एग्जाम्पल 1000 के करीब आपके पास वर्ड्स हैं कॉमनली यूज होने वाले, एक्टिवली यूज होने वाले, तो आपकी 90% किसी भी कन्वर्सेशन को समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है. और 10% तो डेफिनेटली फेशियल एक्सप्रेशन से, बॉडी लैंग्वेज से या टोन जो है उससे आप समझ सकते हो. मिसाल के तौर पर देखें, अगर मैं कहता हूँ कि आई थिंक, मेरा ख्याल ये जुमला आपको समझ आ गया होगा. इफ यू लिसन टू मी केयरफुली देन यू कैन अंडरस्टैंड दैट इंग्लिश इज नॉट डिफिकल्ट लैंग्वेज. अगर आप थोड़ा सा गौर करो इन चारों सेंटेंसेस के अंदर, और अगर आपको थिंक का मतलब, लिसन का मतलब, अंडरस्टैंड का मतलब या डिफिकल्ट का मतलब आसानी से समझ आता है, तो 50% कन्वर्सेशन आप आराम से समझ सकते हो. बिकॉज जो कॉमनली और एक्टिवली यूज वर्ड्स हैं उनमें प्रेपोजिशंस, आर्टिकल्स, कंजक्शंस और प्रोनाउन होते हैं. जबकि लिंग्विस्ट कहते हैं जो कोर वर्ड्स हैं, जो मीनिंगफुल वर्ड हैं, उनमें वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव्स या एडवर्ब्स होते हैं. मिसाल के तौर पर अगर आपको थिंक, लिसन और अंडरस्टैंड का मतलब आ गया तो ये वर्ब्स हैं.
डिफिकल्ट एक नाउन है, केयरफुली एक एडवर्ब है। सो बेसिकली जब आप ये कन्वर्सेशन समझ लेते हो, बेसिक वर्ड समझ लेते हो, तो आपके लिए जो बेसिक लेवल की कम्युनिकेशन है, बेसिक लेवल की कन्वर्सेशन है, वो डेफिनेटली समझ आसान हो जाती है। और इसके लिए आपको नेचुरल वे की तरफ आना पड़ेगा, यानी आपको इनफैक्ट लिसनिंग और स्पीकिंग की तरफ पहले आना पड़ेगा, क्योंकि लिसनिंग और स्पीकिंग जो है वो एक नेचुरल वे है। पहले आप सुनना शुरू करते हो, बोलना सीखते हो। और वैसे भी जो लिंग्विस्ट हैं वो कहते हैं कि हमारी जो ओवरऑल कम्युनिकेशन है पर डे, उसमें 40 to 50% रोल जो है वो हमारी लिसनिंग का होता है, और 25 to 30% रोल जो है हमारी स्पीकिंग का होता है। और रीडिंग और राइटिंग वैसे भी हम स्कूल जाकर सीखना शुरू करते हैं। और जो ओवरऑल कम्युनिकेशन है पर डे, उसमें लिंग्विस्ट ये कहते हैं कि तकरीबन 50 to 20% रोल हमारी रीडिंग का होता है, एंड 5 to 10% इज द रोल ऑफ राइटिंग। लेकिन इस स्टेज के ऊपर, जो फाउंडेशन की स्टेज पे है, फिलहाल इस वक्त आपको ना परफेक्शन के बारे में सोचना है, ना एक्यूरेसी के बारे में सोचना है, ना फ्लुएंसी के बारे में सोचना है, बल्कि आपको वर्ड्स को समझने पे और उनको बोलने के ऊपर फोकस करना है। कभी एक वर्ड, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, ऐसा ऐसा वर्ड्स बढ़ते जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है थिंक, और फिर आप ऐड करते हो आई थिंक, फिर आप ऐड करते हो आई थिंक सो, फिर आप ऐड करते हो आई थिंक अ लॉट, या फिर आप ऐड करते हो मे बी आई थिंक अ लॉट। अब देखो, एक से दो, दो से तीन, और चार, और पांच, और 6 वर्ड्स बने, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता एक सेंटेंस बन गया, ना कि एक सेंटेंस बना है, बल्कि एक पूरी बात बन गई है। सो इनिशियल स्टेज के ऊपर यू नीड टू इमर्स इन द लैंग्वेज एंड फोकस ऑन लिसनिंग एंड देन स्पीकिंग और यूजिंग दोज वर्ड्स इन योर डेली कन्वर्सेशन। और अब वो 3 T's जिनके बारे में मैंने ये कहा था कि आपको अपनी आदत बनानी है, यानी थिंक इन इंग्लिश, टॉक इन इंग्लिश, एंड टॉक टू योर सेल्फ इन इंग्लिश। यानी जैसे मैंने अभी कहा था कि आपको एक माहौल चाहिए जिसमें आप पूरे तरीके से इस काबिल हो सके, यू कैन लिसन एंड यू कैन स्पीक इन इंग्लिश। उसी तरीके से आपको एक माहौल चाहिए, जो अगर आपको माहौल अवेलेबल नहीं है तो आप अपने दिमाग में वो क्रिएट कर सकते हैं, यानी फुल यूज ऑफ योर माइंड एंड इमेजिनेशन। ये इमेजिनेशन क्या चीज़ है, क्या पावर है। आज हम सुनते हैं कि ये इमेजिनेशन इज अ पावर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसकी बात करता है। उस वक्त इस तरह की बातें ना होती थी, ना कोई जानता था, ना किसी को पता था, कम से कम हम तक ये कोई बात ऐसी नहीं पहुंची थी। तो मैं अपने इमेजिनेशन को यूज़ किया करता था। वो कैसे कि टेलीविज़न के ऊपर एक फिल्म लगती थी, इंग्लिश फिल्म लगती थी, एक सीरीज़ थी नाइट राइडर। एक ऑटोमेटिक बुलेट प्रूफ किस्म की गाड़ी होती है जिसको उसका हीरो जो है वो एक रिस्ट वॉच के ज़रिए कंट्रोल करता है, और उस हीरो का उस फिल्म में नाम था माइकल नाइट। तो बड़ी वो फिल्म मुझे फैसिनेट किया करती थी। तो जब मैं फिल्म देखा करता था तो मेरे फादर, जिनकी आदत ये थी कि वो टेलीविज़न देखते हुए किसी को बोलने नहीं देते थे, तो कभी मैं उनसे वर्ड्स पूछता था, वो बता दिया करते थे, लेकिन ज़्यादातर डांट ही पड़ती थी। तो मेरे अंदर बड़ी क्यूरियोसिटी होती थी कि वो मुझे पता तो चले कि आखिर वो हीरो कह रहा है, वो कैसे बात कर रहा है, वो गाड़ी उससे कैसे बात कर रही है। तो बिल्कुल मैं टीवी के करीब बैठ जाता था, टेलीविज़न के करीब बैठकर उसको गौर से सुनने की कोशिश करता था। तो जो भी वर्ड्स जिनकी प्रोनाउंसिएशन या एक्सेंट मुझे बड़ा क्लैरिटी से समझ आता था, उस मेरे लिए वो साउंड होती थी, उसको मैं अपने दिमाग में बैठा लेता था और उसको रिपीट करता रहता था। और उसके बाद साथ ही रखी हुई कॉपी के ऊपर मैं उनको जिस तरीके से भी स्पेलिंग्स मुझे आते थे उनको नोट करने की कोशिश करता था। और फिर अकेले बैठकर या रात को ख़ास तौर पर सोते हुए मैं इमेजिन करता था, ये जैसे आप कहते हो ना विजुलाइज करना, मैं विजुलाइज किया करता था कि जैसे मैं बोलता हूँ, एक वर्ड बोलता हूँ, माइकल नाइट मेरे सामने है, वो उसको सुनता है और मुझे रिस्पॉन्ड करता है, और वो जब जवाब देता है तो वो जो मेरे माइंड के अंदर, मेमोरी के अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन, जो फिल्म जो थी वो बैठी थी, वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर आना शुरू हो जाती थी। और मुझे महसूस होता था कि जैसे वो मुझसे बात करे, वो 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4 जुमले बोल रहे हैं, मुझे कुछ ना कुछ उसकी समझ आनी शुरू हो गई है। नाउ आज आप ये सुनते हो कि विजुलाइज किया करो, जो इमेजिन करोगे वो ज़िंदगी में होना शुरू हो जाएगा। एंड नेपोलियन हिल, जिसकी किताब है थिंक एंड ग्रो रिच, उसने अपनी किताब में ये कहा है कि जैसे भी आप इंसान बनना चाहते हो, जिस किस्म के आप सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हो, इमेजिनेशन का इस्तेमाल करो और उसमें वो कैरेक्टर्स ले आओ, यानी वो लोग ले आओ जिन जैसा आप बनना चाहते हो। अगर वो जिंदा हैं या वो दे आर डेड, तब भी उनको ले आओ और उनका एक ग्रुप बना लो, जिसको वो कहता है मास्टर माइंड ग्रुप। और उस मास्टर माइंड ग्रुप के साथ बात करने की कोशिश करो, उससे अपने ख्यालात को शेयर करो, फिर वो आपको अपने ख्यालात देंगे और इस तरीके से आपके दिमाग में आइडियाज़ आने शुरू हो जाएंगे। तो बिल्कुल मैं इसी तरीके से इमेजिनेशन के अंदर वो बात किया करता था, वो वर्ड बोला करता था, और जो मुझे आवाज़ मेरी मेमोरी के जरिए आती थी मैं उसको सुनने की कोशिश करता था, उस प्रोनाउंसिएशन को कॉपी करने की कोशिश करता था। एंड समटाइम्स होता ये था कि मैं अपना खुद का ही एक नया कैरेक्टर बिल्डअप कर लेता था। जब मैं उससे बात करता हूँ वो मुझे रिस्पॉन्ड करता है, सवाल जवाब होते हैं, बात होती है, तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने ये देखा कि वो मेरा जो माइंड है वो खुद से एक स्टोरी क्रिएट करना शुरू कर देता है। और आज भी आप देखो ऐसे ही होता है, जब आपके दिमाग में कोई नेगेटिव ख्याल आता है या कोई नेगेटिव वाकया ज़हन में आ जाता है या नेगेटिव कोई शख्स आता है, कोई जुमला बोलता है, तो आप उसके ऊपर जैसे ही तवज्जो देते हो तो देखो एक स्टोरी बिल्डअप होना शुरू हो जाती है। नाउ व्हाई दिस हैपेंस इज कि आपका दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं है, या आप अपने दिमाग को खुद से समझते नहीं हो, उसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते हो। बट इफ़ यू यूज़ दिस पावर
तो इसको पॉजिटिवली और कंस्ट्रक्टिवली आप अपनी फेवर में यूज कर सकते हो, जैसे कि मैंने किया। और उससे क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता मुझे जो कन्वर्सेशन होती थी टेलीविजन के ऊपर, कोई प्रोग्राम लगता था या फिल्म होती थी या मेरे इर्द गिर्द कोई लफ्ज़ कोई बोलता था, तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता वो समझ आने शुरू हो गए और मेरी आहिस्ता आहिस्ता प्रोनाउंसिएशन भी बेहतर होनी शुरू होगी। और फिर जिसको मैंने जब प्रैक्टिस करना शुरू किया तो मैंने देखा कि मेरी इंग्लिश जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना शुरू हो गई। नाउ जस्ट इमेजिन कि इस तरीके से अगर आप भी अपने माइंड को इस्तेमाल करना शुरू करते हो, अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करना शुरू करते हो, उठते बैठते सोते जागते खाते पीते, इफ़ यू लिव विद इंग्लिश, make it a fun, make it the part of your life, make it the part of your imagination, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई इंग्लिश सीखने के लिए किसी स्पेशल इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत पड़ेगी, जहां पर आप एक स्पेशल 2 to 3 मंथ्स के कोर्स के लिए अक्सर लोग जाते हैं, जहां पर एक टिपिकल अंदाज में 1 or 2 आवर के लिए लिसनिंग होती है, 30 मिनट टू 1 आवर की एक स्पीकिंग का मौका आपको मिलता है, जहाँ पर अक्सर लोग जो हैं उनकी शाइनेस ही नहीं ख़त्म हो पाती, उनकी हेजिटेशन ही नहीं ख़त्म हो पाती, वो जुर्रत ही नहीं कर पाते कि वो उस पर पार्टिसिपेट कर सकें और बहुत ही टिपिकल अंदाज से उस प्रोसेस से गुजर के आ जाते हैं एंड देन दे रियलाइज के उनकी भी इंग्लिश इंप्रूव नहीं हुई। बट इफ़ यू स्टार्ट लिविंग एंड क्रिएट योर ओन एनवायरनमेंट, तो डोंट यू थिंक कि ये आपके लिए एक इंटरेस्टिंग वे बन जाएगा, आप सीखना शुरू हो जाओगे, आपको कोई शाइनेस नहीं होगी, कोई हेजिटेशन का या कॉन्फिडेंस का मसला नहीं होगा, आसानी से आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना शुरू कर दोगे इन एक्टिविटीज़ के जरिए। यू वुड स्टार्ट लिविंग विद इंग्लिश एंड यू विल सी कि देयर इज अ ट्रेमेंडस इंप्रूवमेंट इन योर कन्वर्सेशन। इसके बाद आएगा वो नेक्स्ट लेवल, जहाँ पर आपको एक प्रॉपर तरीके से एक स्ट्रक्चर खड़ा करना है, यानी आपको अपनी इंग्लिश सेंटेंस कंस्ट्रक्शन को, सेंटेंस स्ट्रक्चर को प्रॉपर तरीके से ठीक करना है, उसमें एक्यूरेसी लानी है, इंप्रूवमेंट लानी है। और उसके लिए आपको ग्रामर के ऊपर नहीं जाना जैसे कि कन्वेंशनल अंदाज में जाते हैं, जिसको मैं कहता हूँ ग्रामर फॉर द सेक ऑफ ग्रामर, जिसमें इनफैक्ट आप पहले डेफिनेशन पढ़ते हो या उसके जो मुख्तलिफ जार्गन्स होते हैं डिफिकल्ट किस्म के, जैसे कि प्रेडिकेट, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज, एडवर्बियल फ्रेज, एडवर्बियल क्लॉज, इस किस्म की लॉन्ग और बोरिंग प्रोसेस से नहीं गुजरना, जिसमें इनफैक्ट होता ही है कि ग्रामर तो आपको बहुत अच्छे तरीके से रट जाती है, आपको याद हो जाती है, लेकिन लैंग्वेज बोलने के लिए, लैंग्वेज समझने के लिए जो स्पॉन्टेनिटी चाहिए, जो ऑटोमेटिक या थिंकिंग प्रोसेस होना चाहिए, जिसमें थिंक इन इंग्लिश एंड देन यू एक्सप्रेस योर सेल्फ इन इंग्लिश, वो नहीं हो पाता। आप रियल लाइफ सिचुएशन के साथ आप उसको रिलेट नहीं कर पाते। यहाँ पर जो आपको ग्रामर चाहिए उसको मैं कहता हूँ ग्रामर फॉर द सेक ऑफ कम्युनिकेशन, जिसका मतलब ये है कि जो भी आप कम्युनिकेशन सुनते हो या पढ़ते हो, उसमें जो सेंटेंस बोला जाता है उसके स्ट्रक्चर, उसके पैटर्न के ऊपर गौर करो। फॉर एग्जाम्पल ये 2 सेंटेंसेस देखो, आई एम वेटिंग फॉर यू और दूसरा सेंटेंस है आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू। अब इन दोनों सेंटेंस में देखो कॉमन क्या है और डिफरेंट क्या है। आई दोनों में कॉमन है और वेटिंग फॉर यू भी दोनों में कॉमन है। दोनों में फर्क क्या है? अब डिफरेंट चीज देखो, एक सेंटेंस के अंदर आप टाइम का जिक्र नहीं कर रहे और वहां पर एम यूज कर रहे हो, यानी ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो अभी हो रही है। दूसरे सेंटेंस के अंदर आप टाइम का जिक्र कर रहे हो और हैव बीन स्ट्रक्चर में यूज हो रहा है, जिसका मतलब यह है कि आप ड्यूरेशन यानी टाइम का एहसास दिलाना चाह रहे हो या टाइम के बारे में बताना चाह रहे हो। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप जो भी सेंटेंस बोले जाते हैं, जो भी आप सुन रहे हो या जो पढ़ते हो, उनके ऊपर अगर आप गौर करो तो हर सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर कुछ चीजें आपको सेम नजर आएंगी और कुछ डिफरेंट नजर आएंगी। जैसे कि अगर ये 3 सेंटेंस गौर करो, आई एम वेटिंग फॉर यू, आई हैव वेटेड फॉर यू, आई विल वेट फॉर यू, तो इनमें जो दरमियान में जो चीजें हैं जैसे कि एम वेटिंग, हैव वेटेड एंड विल वेट, इनके ऊपर अगर गौर करो तो इससे आपको 3-4 चीजों को पता चलता है। यानी एक तो आपको टाइम के बारे में पता चलता है, आपको पता चलता है ये किस मूड में है, ये कौन सी एक्टिविटी हो रही है, किस सिचुएशन में है, उसके बारे में पता चलना शुरू हो जाता है। तो तमाम टेंसेस में, जिनमें एक्टिव वॉइस हैं, पैसिव वॉइस हैं, मॉडल वर्ब्स हैं, सबके अंदर सिंपल सेंटेंस लेवल के ऊपर इसी तरह अगर आप दरमियान के पोर्शन के ऊपर गौर करना शुरू करो, जिनको आप ग्रामर की जुबान में हेल्पिंग वर्ब कहते हो या वर्ब कहते हो, उससे बच जाओ, सिर्फ गौर करने की कोशिश करो, सिचुएशन को समझने की कोशिश करो, उस टाइम को समझने की कोशिश करो, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको वो समझ आना शुरू हो जाएगा। और फिर इन्हीं सिंपल सेंटेंसेस को आप जब मिलाते हो, इनको लंबा करते हो, एक लॉन्ग सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हो, जिसको आप ग्रामर की जुबान में कहते हो कंपाउंड सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, वो बनाना भी आसान हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर ये देखो, आई गो देयर, ये एक सिंपल सेंटेंस है, आई विल सी यू ये दूसरा सिंपल सेंटेंस है, लेकिन देखो मैं इनके साथ क्या करता हूं, आई गो देयर को मैं शुरू में रखता हूं और उससे पहले लिख देता हूं इफ आई गो देयर, और यहां पर सेंटर में मैं लगाता हूं कॉमा और मैं लिखता हूं आई विल सी यू। तो ये बन गया एक कंडीशनल सेंटेंस, जिसको ग्रामर की जुबान में कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। नाउ अगर आप इस तरीके से गौर नहीं करते हो और सीधा ग्रामर की बुक पे चले जाते हो, तो सबसे पहले आप कंडीशनल सेंटेंस की डेफिनेशन देखोगे, फिर आप कंडीशनल सेंटेंस की टाइप्स को पढ़ोगे, और जब उनको पढ़ोगे तो बड़े लंबे प्रोसेस से गुजरोगे, डिफिकल्ट हो जाएगा, तो सम टाइम आपको जब याद नहीं रहेगा, आप उसको रियल लाइफ से रिलेट नहीं कर पाओगे, तो देन इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर यू टू लर्न एंड इंप्रूव इंग्लिश। अब इसी सेंटेंस के ऊपर गौर कर लो, ये देखो मैंने बीच के जो सेंटेंस है वो है इट बिकम्स डिफिकल्ट।
अब जैसे मैंने इट बिकम्स डिफिकल्ट बोला, इससे शुरू में अगर मैं लगा दूं देन इट बिकम्स डिफिकल्ट, तो मुझे अपने आप से सवाल पूछना है, यानी आपने माइंड को अपने यूज करना है, यानी डिफिकल्ट क्या है और किसके लिए है। तो खुद ब खुद उसका जवाब आना शुरू हो जाएगा, जैसे डिफिकल्ट फॉर यू, और क्या डिफिकल्ट है, टू लर्न एंड इम्प्रूव। तो ये देखो कितना इंटरेस्टिंग तरीका है। इस तरीके से जब आप गौर करते हो, एक तो आप उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हो, रियल लाइफ के साथ उसको रिलेट करना शुरू कर देते हो, आपका माइंड क्रिएटिवली काम करना शुरू कर देता है, और इसके बाद आपके लिए इंग्लिश को सीखना, बोलना, समझना वो बहुत आसान होता जाता है। अब इसी तरह से एक और सेंटेंस की तरफ गौर करो जरा, जैसे कि ये एक सेंटेंस है, आई वॉन्ट टू स्लीप, ये एक सिंपल सेंटेंस है, और इसी तरह एक और सिंपल सेंटेंस है, माई ब्रदर वॉन्ट्स टू वॉच अ फिल्म। और अब इन दोनों सेंटेंसेस को देखो मैं कैसे मिलाता हूं, और एक सेंटेंस बनेगा जिसको आप ग्रामर की जुबान में कहते हो कंपाउंड सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, आई वांट टू स्लीप, ये जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, इसके साथ मैं लगाऊंगा कॉमा, एक कंजक्शन ऐड करूंगा बट, और फिर आगे लिखूंगा माय ब्रदर वांट्स टू वॉच अ फिल्म। तो जैसे मैंने इन दोनों सेंटेंस को एक कॉमा लगा के, एक कंजक्शन लगा के मिलाया, तो ये बन गया स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं कंपाउंड स्ट्रक्चर। बिल्कुल इसी तरीके से कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सारे स्ट्रक्चर आप सीखते जाते हो। अगर आप गौर करना शुरू कर दो कि कौन सा सेंटेंस जो है वो किस तरीके से लिखा गया है और कौन से सिंपल दो सेंटेंसेस को मिलाया गया है, तो उससे क्या कंडीशन बन रही है, क्या मूड बन रहा है, क्या एक्टिविटी जाहिर हो रही है, तो आप देखोगे आहिस्ता आहिस्ता रिलेटेबल तरीके से आपको वो ग्रामर भी समझ आनी शुरू हो जाएगी, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो खुद ब खुद इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा, और आपकी इंग्लिश में बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी, और यू कैन देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेवल, जिससे एडवांस लेवल कहते हैं, यानी आप उस लेवल पर जाकर अपने आप को इंप्रूव कर सकोगे। अब देखो मैं एक और बड़ी ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग किस्म की टेक्निक बताने जा रहा हूँ, और ये टेक्निक है खासतौर पर उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि जब हम लिखने बैठते हैं तो हमारे जहन में कोई आइडिया नहीं आता, कनेक्टिविटी नहीं बन पाती, फ्लो नहीं हो पाता, एक सेंटेंस लिख लेते हैं दूसरा सेंटेंस बन नहीं पाता। तो उसके लिए बड़ी ज़बरदस्त टेक्निक है, क्योंकि आई यूज़ टू फेस द सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम। जब मैं छोटा था तो मुझे इसी किस्म की प्रॉब्लम होती थी, मैं सेंटेंस लिख लेता था, शुरू में जब मैं इनिशियली लिखता था तो दूसरा सेंटेंस मेरे ज़हन में नहीं आ रहा होता था। तो मैंने बहुत सोचा, तो मेरे सामने ये टेक्निक आई, ये ख्याल आया कि मैं एक सेंटेंस लिखूंगा और उस सेंटेंस में से कोई जो कीवर्ड है उसको उठा के नेक्स्ट सेंटेंस बनाने की कोशिश करूंगा। और मुझे नहीं पता था इससे क्या होगा, आई जस्ट वॉन्टेड टू मूव ऑन, मैं चलना चाह रहा था। तो टू माई अटर सरप्राइज क्या हुआ कि जैसे ही मैंने ऐसा किया तो मैंने महसूस करना शुरू किया आहिस्ता आहिस्ता कि मेरे अंदर फ्लो आना शुरू हो गया, रिदम आना शुरू हो गया। इंस्टेड ऑफ गेटिंग स्टक समवेयर, मुझे उसी सेंटेंस के अंदर से वर्ड उठाना आसान है और उससे नया सेंटेंस फॉर्म करना बहुत आसान हो जाता है। सो इफ़ यू ट्रेन लाइक दिस, जैसे कि अभी मैं थोड़ी देर में आपको वो एक्सरसाइज बताऊंगा, सो इफ़ यू ट्रेन लाइक दिस, अपने माइंड को ट्रेन करने की कोशिश करते हो, एक सेंटेंस लिखते हो, उसमें से कीवर्ड उठा के अगला सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हो, तो आहिस्ता सा आप देखोगे कि इंस्टेड ऑफ गेटिंग स्टक समवेयर, आप कम से कम आगे चल पाओगे, फ्लो आ पाएगा, कनेक्टिविटी आ पाएगी, रिदम आ पाएगा। सो लेट्स सी व्हाट इज दैट एक्सरसाइज। सो इस एक्सरसाइज के लिए देखो मैं आपके सामने अभी पहला सेंटेंस लिखूंगा, आई एम प्लानिंग टू गो ऑन वेकेशन। अब ये सेंटेंस फॉर एग्जाम्पल मेरे जहन में आ गया और मुझे इससे आगे कुछ जहन में नहीं आ रहा, लेकिन मेरे पास एक वर्ड है प्लानिंग और एक वर्ड है वेकेशन, और मैं इन्हीं दोनों वर्ड्स को किसी तरीके से यूज करके नेक्स्ट सेंटेंस फॉर्म करने की कोशिश करूंगा। जैसे कि माई प्लान इज वेरी सिंपल। अब देखो मैंने प्लान लफ्ज को लिया और एक अगला सेंटेंस फॉर्म कर दिया, और इसी तरीके से अब मैं वेकेशन को गौर करूंगा और उसको इस्तेमाल करके अगला सेंटेंस बनाऊंगा। फॉर एग्जांपल, आई हैव चोजन 2 प्लेसेस फॉर वेकेशन। तो देखो मैंने वेकेशन के लफ्ज को इस्तेमाल कर दिया और मेरे पास एक और वर्ड आ गया प्लेसेस का। अब मैं इसी प्लेसेस को यूज करूंगा और अगले 2 सेंटेंस बनाने की कोशिश करूंगा, और आपने देखना यह है कि इनमें कनेक्टिविटी है, एक फ्लो है, ऐसा नहीं कि आपको इररिलेवेंट लग रहे हैं या आपको एक अजीब किस्म का सेंटेंस लग रहा है। तो देखो व्हाट इज द नेक्स्ट सेंटेंस। One place is in Punjab, a historical place, Lahore, and the second place is the northern area like Naran. अब ये देखो ये दोनों सेंटेंसेस में दोनों शहरों के नाम भी आ गए और 2 सेंटेंस भी कंप्लीट हो गए। और अभी इसी तरीके से मैं इन कीवर्ड्स को उठाऊंगा, जैसे कि नॉर्दर्न एरिया। फॉर नॉर्दर्न एरिया आई एम सो मच एक्साइटेड, एक सेंटेंस लिखा और अब मैं एक्साइटेड लफ्ज को उठाऊंगा और अगला सेंटेंस फॉर्म करने की कोशिश करूंगा एक कंजक्शन लगा के। एंड आई एम ऑल्सो एक्साइटेड टू विजिट लाहौर हिस्टोरिकल प्लेस। सो ये देखो क्या हुआ कि एक सेंटेंस लिखा और उसी के अंदर से कीवर्ड्स बना के एक नया सेंटेंस लिखा, तो कनेक्टिविटी भी बनती गई, फ्लो भी आता गया, रिदम भी आता गया। सो इसी तरीके से आप अपनी इनिशियली प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो। आप देखोगे कि आहिस्ता आहिस्ता आपका जो दिमाग है वो फ्लो में आना शुरू हो गया, आइडियाज़ आना शुरू हो गए। अगर आइडियाज़ नहीं भी आते तो कहीं स्टक होते हो तो आप कम से कम स्टक नहीं इनफैक्ट हो सकोगे, वहीं से वर्ड निकाल के कर सकोगे। सो इसी तरीके से अगर आप तमाम स्किल्स जैसे कि लिस्टिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो उसके लिए एक वो डीप वर्क वाली फिलॉसफी को आप इस्तेमाल करो।
उसका मतलब ये है कि आप स्पेसिफाई कर लो एक पर्टिकुलर डे एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए, ताकि आप एक वक्त में किसी एक स्किल के ऊपर पूरे तरीके से फोकस करके आप उसको समझ सको। जब आप इस तरीके से करोगे तो आप देखोगे कि आहिस्ता आहिस्ता आपका लेवल इंप्रूव होता जा रहा है, आपकी बेहतरी आती जा रही है और आप एडवांस लेवल की तरफ जा रहे हो। और जैसे ही आप एडवांस लेवल की तरफ जाओगे तो डेफिनेटली जब लिस्टिंग भी बेहतर होती जाएगी, रीडिंग भी बेहतर होती जाएगी, तो कई ऐसे वर्ड्स आएंगे जो आपके लिए डेफिनेटली डिफिकल्ट होंगे, एब्स्ट्रैक्ट किस्म के वर्ड्स होंगे जिनको आपने कभी पहले नहीं देखा होगा, उनको भी अपनी वोकैबुलरी बैंक के अंदर इस्तेमाल करना है, उसको लेके आना है, कैसे याद करना है। तो उसके लिए मैं एक बड़ी ज़बरदस्त टेक्निक बताता हूँ। तो वो जो टेक्निक है वो ये है कि जब भी आप कोई रीडिंग कर रहे हो या लिस्टिंग कर रहे हो तो आपके सामने जैसे ही कोई डिफिकल्ट वर्ड आता है या एब्स्ट्रैक्ट टाइप कोई वर्ड आता है, एब्स्ट्रैक्ट टाइप का मतलब एक ऐसा वर्ड जिसकी कोई पिक्चर नहीं बनती। याद रखो कि जो हमारा ह्यूमन माइंड है ना, ये पिक्चर्स को सेंस करता है। जब माँ ने पहला वर्ड बोला था तो उसका चेहरा आपके ज़हन में बैठ गया था, या जिस चीज़ के बारे में बताया था वो चीज़ दिखाई थी। स्कूल में जब आप गए थे तो बुक के ऊपर जैसे कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, इस तरीके से ऑब्जेक्ट्स दिखाए जाते थे। क्योंकि ह्यूमन माइंड के अंदर जो भी साउंड होगी, जिसको आप प्रोनाउंसिएशन कहते हो किसी भी वर्ड की, वो एक पिक्चर के साथ एसोसिएट होती है, चाहे वो ऑब्जेक्ट इटसेल्फ हो या वो कोई इवेंट हो या कोई इमोशन आपने जो एक्सपीरियंस किया हो, तो वो पिक्चर्स की फॉर्म में ज़हन में बैठ जाता है। तो इसलिए आप इस चीज़ को ज़हन में रखना है। जैसे कोई वर्ड आता है जो एब्स्ट्रैक्ट है, जिसकी कोई पिक्चर नहीं है, तो सबसे पहला काम तो ये करना है कि डिक्शनरी के अंदर आपने ये देखना है कि वो वर्ड जो है उसकी क्लास क्या है। वो नाउन है, वो वर्ब है, वो एडवर्ब है, वो एडजेक्टिव है। जैसे कि मिसाल के तौर पर ये देखो, ये एक वर्ड है कंग्रेचुलेट। अब ये ATE जो वर्ड होगा जिसके आखिर में ATE आएगा, वो बेसिकली एक वर्ब होता है। इसी तरह से एक और वर्ड है डिस्कशन। अब जिस वर्ड के आखिर में ION आ जाता है वो बेसिकली एक नाउन होता है। इसी तरह से एक और वर्ड है एक्सट्रीमली। अब जिस वर्ड के आखिर में LY आएगा तो वो एडवर्ब होगा। सो बेसिकली जब आप ये वर्ड देखते हो तो आपको उसकी क्लास का पता चल जाता है। इससे आपको बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी कि ये जो वर्ड है वो किस किस्म का वर्ड है और वो किस लिए यूज होता है। एंड द सेकंड थिंग इज कि आपने सबसे पहले डिक्शनरी में उसका प्राइमरी मीनिंग देखने की कोशिश करनी है। वो प्राइमरी मीनिंग क्या है, और फिर उस मीनिंग के मुताबिक आपने एक पेपर के ऊपर स्केच बनाने की कोशिश करनी है। बिकॉज आपके ज़हन में तभी वो वर्ड बैठेगा जब आप उसकी पिक्चर बनाओगे। अगर आप पिक्चर के बगैर उसको सेंटेंस पे यूज करोगे, जैसे कि अक्सर लोग करने की कोशिश करते हैं, कुछ अर्से के लिए वो ज़हन में रहता है एंड देन दे फॉरगेट। सो द इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट यू नीड टू डू इज कि उस पेपर के ऊपर उस वर्ड से रिलेटेड कोई पिक्चर बनाने की कोशिश करो, स्केच करने की कोशिश करो। कैसे, ये देखो, मिसाल के तौर पर ये वर्ड है सैड। अब इस सैड का जो बेसिकली कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है, एक एब्स्ट्रैक्ट वर्ड है, लेकिन आप इसको ऐसे स्केच करो। ये इस तरीके से इसकी स्केचिंग करने की कोशिश करो। आजकल तो वो मोबाइल्स के ऊपर वो इमोजीज अवेलेबल हैं, उनको भी आप यूज कर सकते हो, बट इफ यू वांट टू स्केच योरसेल्फ तो आप इस तरीके से स्केच करोगे। सो इस तरीके से जब आप कोई रीडिंग करते हो या लिस्टिंग करते हो तो आपके सामने जो भी वर्ड्स आते हैं, लेट्स सपोज 3 to 4 वर्ड्स आ गए या 5, 6 या मे बी 7, 8 वर्ड्स आएंगे, वो ग्रुप की सूरत में इकट्ठे कर लो और उनको सेंटेंस की सूरत में लिखने की कोशिश नहीं करनी, बिकॉज यू विल फॉरगेट वेरी सून। बड़ी जल्दी भूल जाओगे, मेमोरी में इतनी देर नहीं वो ठहरते। तो आपने करना क्या है कि उनका एक ग्रुप बना लेना, और जब ग्रुप बना लेना तो उसको एक पैराग्राफ की सूरत में लिखने की कोशिश करनी है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टेक्निक। आप जब पैराग्राफ में लिखने की कोशिश करोगे, एक छोटा सा पैराग्राफ 2 to 3 लाइन्स का, जिसमें आप उन सबको इकट्ठा करने की कोशिश करोगे और उसमें कोई इवेंट क्रिएट करोगे या इवेंट जो पुराना हो चुका है उसको रिकॉल करके लिखने की कोशिश करोगे, उसमें कुछ इमोशंस डालने की कोशिश करोगे, तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा। याद रखो कि आप जो अल्फाज बोलते हो वो सेंटेंस की शक्ल में होते हैं, एक पूरी गुफ्तगू की शक्ल में होते हैं। आप वर्ड्स नहीं खाली बोलते। अगर आप इवन अकेला वर्ड भी बोलोगे तो उसके अंदर आपकी टोन होगी, उसके अंदर आपका फेशियल एक्सप्रेशन होगा, उसके अंदर आपके जेस्चर्स होंगे, बॉडी लैंग्वेज होगी। सो कोई भी वर्ड अकेला नहीं बोलते। इंसान के दिमाग के अंदर जो वर्ड्स हैं वो ग्रुप की सूरत में, पैटर्न की सूरत में बैठते हैं। तो जब आप एक छोटी सी स्टोरी, एक इवेंट क्रिएट करोगे, उसमें इमोशन डालोगे, वो वर्ड यूज करोगे, तो वो परमानेंटली आपके ज़हन में बैठ जाएंगे। मिसाल के तौर पर ये देखो, ये 4 वर्ड्स मैं भी आपको बताता हूँ। ये देखो, ये पहला वर्ड है इंस्टेंट, और दूसरा वर्ड है ये अपीयर, तीसरा वर्ड है स्ट्रेंजर, चौथा वर्ड है अगली। अब लेट्स सपोज कि आपके पास ये 4 वर्ड्स हैं और आपने कभी इनको पढ़ा नहीं, कभी सुना नहीं, पहली दफा देखा, मीनिंग पता चल गया। अब आप इससे एक स्टोरी क्रिएट करने जा रहे हो। लेट्स सी हाउ इट हैपेंस। पहले तो आप इनके प्राइमरी मीनिंग देख के स्केचिंग कर लेना, और स्केचिंग करने के बाद आप इनको पैराग्राफ की सूरत में लिखने की कोशिश करो। सी व्हाट हैपेंस। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। यस्टरडे, यहां पर मैं कॉमा लगाऊंगा, इन आवर टाउन ए स्ट्रेंजर अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर। देखा, स्ट्रेंजर का लफ्ज भी आ गया, अपीयर का लफ्ज भी आ गया। और अब आगे मैं एक फुल स्टॉप लगाता हूं और फिर आगे सेंटेंस लिखूंगा। ही टर्न्ड द अगली वॉल into a masterpiece and surprised everyone in the town. So
इससे क्या होगा, ये छोटी सी एक एक्टिविटी करने से, जब आप एक 2-3 लाइनों का एक पैराग्राफ लिखने की कोशिश करते हो, उसमें एक इवेंट क्रिएट करने की कोशिश करते हो, उसमें थोड़े से इमोशंस डालते हो, तो ये जो सारे के सारा इवेंट है, ये पूरी जो स्टोरी क्रिएट की है, ये तमाम वर्ड्स जो हैं वो एक पैटर्न की सूरत में आपके दिमाग में बैठ जाते हैं एंड यू विल नेवर फॉरगेट देम, बिकॉज ये परमानेंटली आपके जहन में बैठ गए हैं, क्योंकि इनकी आपस में एक एसोसिएशन बन गई, एक नेटवर्क सा बन गया जो जहन के अंदर बैठ गया है। इसको आप कभी भूलोगे नहीं। अगर कोई एक वर्ड फॉर एग्जाम्पल भूल भी जाता है तो अचानक से दूसरा वर्ड जहन में आ जाएगा, या स्टोरी वो जहन में आ जाएगी, या वो इमोशन जहन में आ जाएंगे, तो जैसी कोई चीज़ जहन में आएगी ऑटोमेटिकली दूसरे वर्ड्स भी जहन में आना शुरू हो जाएंगे। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वे कि आप नए वर्ड्स को एक ग्रुप की फॉर्म में और एक पैराग्राफ की शक्ल में लिख के, इमोशंस डाल के, कोई इवेंट क्रिएट करके हमेशा के लिए परमानेंटली अपनी मेमोरी का हिस्सा बना सकते हो। यानी इट इज कॉल्ड माइंड कंडीशनिंग। तो आपकी माइंड कंडीशनिंग हो जाएगी, वो वर्ड्स कभी भी आप नहीं भूलोगे। और अब मैं अगर इस वीडियो के अंदर जो पूरा मैंने प्रोसेस बताया इसको सम अप करूं तो देयर आर 7 पॉइंट्स जो आपको अपने जहन में रखने हैं, और अगर इन 7 पॉइंट्स को आप फॉलो करोगे तो ये पूरा प्रोसेस भी एंजॉय करोगे और आप देखोगे कि इंग्लिश भी आसानी से सीख भी रहे हो और इंप्रूव भी होती जा रही है। सबसे पहली चीज वो ये है कि इनिशियल स्टेज के ऊपर नो PAF यानी परफेक्शन, एक्यूरेसी और फ्लुएंसी के बारे में आपने बिल्कुल भी नहीं सोचना। दूसरी चीज 3 T's यानी 3 चीजों को आपने अपनी आदत बनानी है। थिंक इन इंग्लिश, टॉक इन इंग्लिश एंड टॉक टू योरसेल्फ इन इंग्लिश। तीसरी चीज, इनिशियल स्टेज पे आपने वर्ड्स के ऊपर फोकस करना है। 500 से 1000 वर्ड्स वो होने चाहिए जो बहुत कॉमनली और एक्टिवली यूज होते हैं। आपने उनको याद करने की कोशिश करनी है, उनको समझने की कोशिश करनी है, ताकि कम से कम आप जो बेसिक कन्वर्सेशन है उसको समझ भी सको और बेसिक सेंटेंसेस कम से कम आप बोल सको अपने सर्वाइवल के लिए या अपने वर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर। द फोर्थ थिंग इज फुल यूज ऑफ इमेजिनेशन। अपने इमेजिनेशन को कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करो, इसको इस्तेमाल करने की कोशिश करो। कोई इमेजिनरी कैरेक्टर अपने दिमाग में क्रिएट कर लो, आंखें बंद करके विजुअलाइज किया करो। जैसे आप उससे बात कर रहे हो, कोई वर्ड बोल रहे हो, तो आपको उसका रिस्पॉन्स जरूर आएगा और आप देखोगे कि आपके जहन में इंग्लिश चलना शुरू हो गई है। द फिफ्थ थिंग इज कि जब भी कोई सेंटेंस पढ़ो या सुनो तो उसके पैटर्न के ऊपर गौर करने की कोशिश करो। उससे जो चीज़ डिफरेंट है, जो चीज़ सेम है, उसको समझो कि वो क्या है, और उससे आपको पता चलेगा कि वो किस टाइम के अंदर बोला जा रहा है, वो किस टाइम के बारे में सेंटेंस है, उसमें कौन सा मूड है, कौन सी एक्टिविटी है। और सिक्स्थ थिंग ये है कि आपने जब एक सेंटेंस लिखना है तो उसी के अंदर से जो उसका कीवर्ड है उसको उठाना है और एक नया सेंटेंस फॉर्म करने की कोशिश करनी है। हर सेंटेंस लिखकर उसके ही किसी कीवर्ड को उठा के नया सेंटेंस फॉर्म करने की कोशिश करो, एटलीस्ट इनिशियल स्टेज पे आहिस्ता आहिस्ता, ताकि आपका रिदम बनना शुरू हो जाए, आपके अंदर फ्लो आना शुरू हो जाए और आपको लगे कि आप कॉन्फिडेंस से जो चीज़ लिख रहे हो उसके अंदर एक कनेक्टिविटी, उसके अंदर फ्लो है। एंड द सेवंथ थिंग इज कि जब भी आप कोई नए वर्ड्स देखो, डिफिकल्ट वर्ड्स देखो या एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स देखो, तो उनकी स्केचिंग करने की कोशिश करो। और स्केचिंग करने के बाद, उसके मीनिंग को देखने के बाद जब आप स्केचिंग कर लो तो 2, 4 या 5 या 6 वर्ड्स को एक ग्रुप की सूरत में एक पैराग्राफ की शक्ल देने की कोशिश करो। उसमें एक इवेंट क्रिएट करो या कोई याद करके इवेंट लाने की कोशिश करो, उसमें इमोशंस डालने की कोशिश करो, जिससे वो आपके जहन में बैठना शुरू हो जाएंगे। तो आप देखोगे कि इन तमाम चीज़ों को अगर आप करना शुरू करोगे तो इस पूरी एक्टिविटी को एंजॉय करोगे। ये एक एंजॉयबल प्रोसेस बन जाएगा। इसलिए मुझे आपने कमेंट में भी लिख के बताना है कि आपको ये टेक्निक्स कैसी लगी हैं, और जब आप इसको अप्लाई करना शुरू करोगे तो उसके बाद भी मुझे कमेंट पे बताने की कोशिश करनी है कि क्या आप इस एक्टिविटी को एंजॉय कर रहे हो। और अगर आपने इससे पहले कोशिश की है लेकिन इंग्लिश नहीं सीख पाए तो नो प्रॉब्लम, दोबारा से कोशिश करो, क्योंकि मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जिंदगी कभी भी परफेक्ट नहीं होती। ये मुसलसल कंस्ट्रक्शन का नाम है, खुद के साथ जद्दोजहद करना पड़ती है। सो अगर आप थोड़ी सी कोशिश करो तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक एंजॉयबल तरीके से आप अपनी इंग्लिश को सीख भी सकते हो, उसको इम्प्रूव भी कर सकते हो।